तो लास्ट क्लास में आप लोगों को मैंने कुछ कंटेंट बताया था। आप लोगों को कुछ बोला था करने के लिए कोड फॉरवर्डिंग के। कोई लाया है देख के? हाउंड। हाउंड नहीं सुना। और कोई हाउंड देख के आया? और कोई उसके अलावा? फिर भी नेट सुना है मैंने। तो उसका अकाउंट सेटअप करना पड़ेगा। एसएसएच के थ्रू। बट पब्लिक सर्वर के थ्रू कैसे? यूज करेंगे। पब्लिक सर्वर पे जो सारा डोमेन नेम देते हैं ना वो सारे उसके पब्लिक सर्वर है। रोकने के लिए पब्लिक आईपी तो वो भेजेगा ही ना। वो तो भेजेगा ही। आप यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते आप। क्योंकि आपका जो इंटरेक्शन मतलब विक्टिम का जो इंटरेक्शन है सबसे पहले ये एनजीओ के पब्लिक सर्वर के साथ ही होगा। नहीं होगा तो फिर आप कम्युनिकेशन ही नहीं कर पाओगे। एनजीओ ने अगर कोई डिफेंस मैकेनिज्म लगा रखा होगा कोई तो उसका कम्युनिकेशन उस केस में आप अपने केस अपने एंड पे कुछ नहीं कर यूज करता होगा टेक्निक की वो प्रॉक्सी करता होगा आपके ट्रैफिक पे मतलब वो किसी और डेटा क्या है कमांड है वेबसाइट है? वेबसाइट है टूल है। देख लेते हैं कि करके। ये वाला क्या रहेगा कुछ और यही है। ये तो जीपीएस कोऑर्डिनेट कैप्चर करने के लिए है कि आपका लिंक पे अगर कोई क्लिक करेगा तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। मशीन के लिए इसको यूज करते हैं। या आप लोग किसी की लोकेशन ट्रैक करने के लिए ट्राई कर सकते हो। करके देखना इसको आप लोग ट्राई। सिंपल से स्टेप्स है। अगर इसकी बेसिकली आपको कोई लिंक या मिलते हैं इससे आप मतलब अपने विक्टिम के बारे में कुछ चीजें पता कर सकते हो कि उसका स्क्रीन रेजोल्यूशन क्या है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पता चल जाएगा जिससे उसकी लोकेशन पता चल जाएगी। उसके आईएसपी की इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। ये सारी कुछ बेसिक चीजें आपको ये बता सकता है। अब जरूरी नहीं है सारी बताए बताओ। ये कोड फॉरवर्डिंग के लिए नहीं है। ये आप लोग कैसे ट्राई कर सकते हो जैसे हो सकता है आपको ये लिंक्स भी प्रोवाइड करेगा probably। और इसमें भी इसको भी रन करने के लिए ये एनजी रॉक के सर्वर का यूज कर रहा है। तो ये जो लिंक देगा वो भी एनजी रॉक में काम करेगा। एनजी रॉक में करेगा। तो ये सिर्फ आपका एक
टेक्निक है जो इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, गैदर करके दिखा रहा है वीकेंड के बारे में। ये सर्वर और नेट वाला एक बार में चल रहा है। इससे भी इधर ड्रॉप, यही स्पेलिंग है। ये भी वही है। ये पैकेज डाउनलोड करेगा के बाद किस स्टेप्स के लिए। इस पे कोई अकाउंट वगैरह सेटअप करने की जरूरत है मोस्ट प्रोबेबली। ओपन सोर्स है ना। इसके स्टेप्स दे रखे हैं यहाँ पे, इसको आप लोग यूज कर सकते हैं, ये भी है पोर्ट फॉरवर्डिंग के लिए ये। एंड ओपन सोर्स है, कोई लिंक आपको जनरेट करके ये देगा, पब्लिक लिंक, उसको आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाला भी चेक कर लेते ये काम कर रहा है। सर्वी डॉट नेट बहुत सही है। अब ये कितना ब्लॉक करता है वो अलग बात है, बट ये काम कर रहा है पर्टिकुलर। तो इसमें आपने जो भी वेबसाइट आप इसको प्रोवाइड, ये इसका सिंपल सा कमांड है। कमांड आप कॉपी करिए। कॉपी करने के बाद ये कमांड में क्या क्या चीजें बताई गई हैं। आर का मतलब होता है रिमोट पोर्ट फॉरवर्डिंग, मतलब आप अपने डेटा को किसी रिमोट पोर्ट की तरफ फॉरवर्ड कर रहे हो। हमारा पोर्ट कौन सा है इसमें से, ये आपके बारे में इंफॉर्मेशन है सारी। मतलब आपके कौन से पोर्ट पे क्या चलना चाहिए, कोई वेब सर्विस चलनी चाहिए। तो मैंने कौन से पोर्ट पे, मतलब यहाँ पे कौन सा पोर्ट बाय डिफॉल्ट दे रखा था 3000, तो उसी पे मैंने क्या किया, यहाँ पे एक पाइथन सर्वर चला दिया। और ये इन्फॉर्मेशन वो रिमोट पोर्ट, मतलब इस सर्वर के कौन से पोर्ट की तरफ फॉरवर्ड कर रहा है, 80। तो मतलब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट से जब कनेक्ट करोगे, इसके 80 पोर्ट से आप कनेक्ट करोगे, तो आपको ये आपके लोकल होस्ट पे 3000 पोर्ट पे ले जाएगा। और इसको एक्सेस करने के लिए इसने आपको एक स्पेसिफिक यूआरएल भी फॉरवर्ड करा है। ठीक है, अब मान के चलिए कि आप हम यहाँ पे इसको बंद करके वो रन कर देते हैं, जैसे जेड फिशर हम लोगों ने किया था, उसको लोकल होस्ट पे चलाया था आप लोगों ने। कोई भी एक ले लो, जैसे इंस्टाग्राम आपने लिया, एंटर करिए।
कुछ भी ले लो। पोर्ट फॉरवर्डिंग के लिए लोकल होस्ट करोगे आप यहाँ पे, ठीक है। एंड अपना पोर्ट पूछेगा तो यहाँ पे यस करके आप क्या डाल देंगे, 3000। आपके लोकल होस्ट 3000 पोर्ट पे इसने सर्विस को होस्ट करके रख दिया। अब 3000 पोर्ट को फॉरवर्ड करने के लिए क्या सर्विस, ये है आपके पास वेबसाइट, आप एक बार इसको जाके रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ये आपको इंस्टाग्राम वाला वेब पेज दे देगा। अब आप यहाँ पे कुछ डेटा प्रोवाइड, क्योंकि इसमें ब्लॉक नहीं किया आपको एक भी बार, राइट। अब आप यहाँ पे अपना कुछ भी डेटा प्रोवाइड कर दीजिए, जैसे मैंने एडमिन डाल दिया यहाँ पे, पासवर्ड में 1234 QWER। लॉग इन करिए, तो ये आपको ओरिजिनल instagram.com पे ले जाएगा। एंड यहाँ पर जेड फिशर पे आपके पास डिटेल्स आ जानी चाहिए। ये बढ़िया है। अभी तक ब्लॉक नहीं कर रहा तो आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। बाकी इसका जो यूआरएल आया था, इसके यूआरएल को आप मॉडिफाई भी कर सकते हो थोड़ा, जैसे मैंने आपको यूआरएल मास्किंग बताया था। ये सब वीडियो, मतलब लॉगिन करने के बाद आपको ना खुद वेब पेज डिजाइन करना पड़ेगा। आप उसको कहीं पे भी रिडायरेक्ट कर दो, वो आपके ऊपर है। हाँ, वो वीडियो प्ले कर देता होगा। हाँ देखो, टूल के ऊपर है, अगर आप इसका कोड लिखोगे ना, होता क्या है कि जैसे अभी इसने क्या किया, इसके जो जेड फिशर का जो कोड है वहां पे ये लिखा गया है कि जब आप कोई भी वेबसाइट, जैसे मैंने इंस्टाग्राम का क्रिएट करा, मैंने जैसे ही लॉगिन बटन पे क्लिक किया, उसने क्या किया, जो डिटेल्स थी वो तो शेयर कर दी कहाँ पे, अटैकर के साथ। और जो ओरिजिनल instagram.com फिर उसके बाद ओपन कर दिया, ताकि विक्टिम को ये लगे कि उसने शायद गलती से गलत लॉगिन कर लिया। अब आप क्या करोगे वहां पे, आप यहाँ पे लिंक दिया होगा ना हम लोगों ने उसको, इस विजेट फिशर टूल के अंदर हम लोगों ने स्क्रिप्ट में लिखा होगा कि जब जैसे ही यूजर लॉगिन बटन पे क्लिक करे, तो क्या ओपन हो जाना चाहिए तुरंत instagram.com। आप वहां पे क्या लिंक डाल दोगे, instagram.com और वो वीडियो का लिंक, ताकि जैसे ही वो लॉगिन पे क्लिक करे उसको लगे कि मैंने लॉगिन कर लिया है, और एक्चुअल में वो वीडियो उसके सामने प्ले हो जाए। नहीं नहीं, मास्किंग तो कर, मास्किंग करो ना करो उसका मतलब नहीं कह रहा मैं वहां भी नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जिस जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है ना जेट फिशर की, यहाँ पे बताया गया है इसको कि इसको रीडायरेक्ट करना है इस वेबसाइट पे जैसे यूजर लॉगिन बटन पे क्लिक करे। अब आपको, आपने क्या किया, आपने लॉगिन पे क्लिक किया अपनी डिटेल्स डालने के बाद, और जैसे ही आप लॉगिन बटन पे क्लिक करोगे तो वो वीडियो प्ले करते हैं आपके लिए, instagram.com ओपन करने की जगह। तो यूजर को लगेगा कि हाँ शायद वो जो वीडियो है वो प्ले हो गया या जो भी है। तो इसको मास्क करने के लिए आप ये लगा के देख लो, ऐसा कुछ कर लो कि भाई instagram.com, और हाँ जो करना है, मतलब वो तो आप कर लीजिए जो भी करना है। बाकी आप ऐसे करके ट्राई कर लो, अभी भी यही वेब पेज ओपन होगा जहाँ पे instagram.com रन कर रहा होगा, और यूजर अपना जो भी डिटेल डालेगा वो परफॉर्म हो जाएगा डेटा। नहीं ऐसा नहीं होगा, मतलब वो शॉर्ट यूआरएल वाला जो है, जो भी वेबसाइट आपने यूज करी है जिससे शॉर्ट करा है, अगर वो आपका लिंक को लिमिटेशन लगा रहा है कि इसको सिर्फ एक ही बार कोई ओपन कर सकता है तो बात अलग है। वो लिमिटेशन लगा रहा है कि इसको सिर्फ 2 मिनट तक एक्सेस कर सकते हैं लोग, तो बात अलग है। अदरवाइज तो bit.ly का आप लिंक लोगे वो चलता रहेगा बहुत टाइम तक। किसका? नहीं नहीं, शॉर्ट नोट कौन सा यूज करा था? बिटली का, हाँ। तो आपने वो सर्वर बंद कर दिया होगा, जेड फिशर का। हाँ। आपने या तो जेड फिशर को बंद किया होगा, या bit.ly के लिंक को आपने एक्सपायर कर दिया होगा। आपने करा था ना। हाँ तो अगर वो है तो फिर तो जनरेट ही नहीं करा होगा ना उसने, फिर उस केस में तो जनरेट ही नहीं करा होगा ना लिंक उसने। जब वो आपको बोल रहा है कि ये प्रॉब्लम, मतलब एक लिंक, फिशिंग लिंक है, वो जनरेट ही नहीं करेगा उस केस में। बिटली भी चेक करेगा। ऐसा नहीं है कि जैसे सर्वे.नेट आप ट्राई करोगे ये शायद ब्लॉक ना करे कोई भी, इसको आप शॉर्ट करके भी ट्राई कर सकते हो, इसको कोई ब्लॉक कर रहा है नहीं कर रहा। जैसे ये लिंक मैंने कॉपी कर रखा है। URL शॉर्ट में।
जैसे लिंक मैंने यहाँ पे पेस्ट किया पूरा वही वाला instagram.com वाला, देखते हैं कि ये शॉर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। इसने भी इस डोमेन को बैन कर रखा है कि survey.net भी ये आप नहीं कर सकते हैं, तो आप किसी और से ट्राई कर लो उसको शॉर्ट करने का। और bit.ly भी चेक कर सकता है, एक बार ट्राई कर लो अभी bit.ly के लिंक के साथ जिसने अकाउंट बना रखा है, ताकि वो भी कंफर्म हो जाए कि ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे इसने बना दिया आपके लिंक को, अब आप इस लिंक को कॉपी करिए एंड जहाँ पे भी इसको यूज करना है इसको यूज करोगे आप, तो ये वही ओपन करेगा और वो आपको इंस्टाग्राम के वेब पेज पर ले जाएगा। तो आप जेडविशर, सर्वे.नेट, यूआरएल शॉर्टनर, इन चीज़ों का एक साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सर्वे.नेट ये बढ़िया था क्योंकि डायरेक्टली आपका काम कर रहा है, और जब तक काम कर रहा है तो कर रहा है, ब्लॉक करेगा तो तब देखेंगे उसमें। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, तो सिंपल से कमांड है, कमांड भी समझना इजी है। आर मतलब रिमोट पोर्ट फॉरवर्डिंग। तो आप, ये है रिमोट पोर्ट, ये आपका पोर्ट नहीं है। और यहाँ पर जो 3000 डाला हुआ है ये आपका पोर्ट है, ये लोकल होस्ट के साथ जो लिखा हुआ है। तो आप अपने मशीन के जिस पोर्ट को फॉरवर्ड करना चाहते हो उस पे आप अपने मशीन पे कोई भी सर्विस चला दो। पाइथन 3 से वेब सर्विस चला दो, जेड फिशर से एचटीटीपी सर्विस चला दो, अपाचे 2 से चला दो कोई भी फिशिंग वेब पेज। जो भी वेबसाइट ये वाली लिंक पे क्लिक करेगा वो आपके उस सर्वर तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये टेक्निक आप यूज कर सकते हैं। बाकी ये वाला भी ट्राई कर लेना, जेड ड्रॉप वाला। क्या कह रहे हैं? गिटहब का तो लिंक मेरे को नहीं मिला, मेरे को जो यूआरएल दिया डायरेक्टली इसने आपको यूआरएल दिया है, ये यूआरएल आप यूज करके देखो। ये लिंक दिया हुआ है डायरेक्टली आपको, आप इसको यूज करोगे बिल्कुल बन जाएगा। हर एक चीज बन जाएगी सेम तरीके से। आपको क्या करना है, जैसे मेटास्प्रेड को आपने जो रिवर्स शेल के लिए आप जो डिटेल्स यूज करोगे ना, वो इसकी यूज करना। मतलब पहले इसको चला के छोड़ देना, अब वो आपसे डोमेन नेम, मतलब वो मांगेगा कि एल होस्ट क्या डालना है, आर होस्ट क्या डालना है, तो एल होस्ट की जगह आप क्या डालोगे, ये वाला डोमेन नेम। अच्छा एक चीज होगी, ये एच टी टी पी ट्रैफिक के लिए है। ये आई एम नॉट श्योर कि ये किसी और चीज के ट्रैफिक को फॉरवर्ड करेगा या नहीं करेगा। तो मेटास्प्रेड में आपको एक चीज चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे आप लोगों को याद होगा एनजी रॉक का हम लोगों ने टीसीपी मॉड्यूल यूज करा था। एनजीरॉक पे एक एचटीटीपी मॉड्यूल था जो फिशिंग पेजेस और वेब पेजेस के लिए यूज कर सकते हो आप। टीसीपी के लिए आपको हो सकता है कि कुछ और यहाँ पे ट्राई करना पड़े, ये टेक्निक शायद ना काम करे। जैसे इसको मैं बंद कर देता हूँ इसमें, कोई और पोर्ट यहाँ पे ट्राई करते हैं देने का, कनेक्ट कर रहा है या नहीं। फील्ड बता रहा है। नहीं, फिशिंग वाले के लिए आप यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये सिर्फ एचटीटीपी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेगा, ना कि टीसीपी। हाँ, वो पोर्ट आपके ऊपर है, वो आपका पोर्ट है ना। 80 पोर्ट ये चेंज करने को नहीं बोल रहा है, जैसे मैंने 8000 किया तो उसने अलाउ नहीं किया आपको। हो सकता है कि इनकी वेबसाइट पे टीसीपी के लिए भी कोई पोर्ट दिया हो उनने, तो आप वो चेक कर सकते हो कि टीसीपी के लिए भी कोई पोर्ट है या नहीं। रिक्वेस्ट मल्टीपल टनल एट वंस, मैंने सब में 80 पोर्ट ही यूज कर रखा है इन लोगों ने। ये अच्छा ही रहा। प्राइवेट टीसीपी एंड एसएसएच फॉरवर्डिंग। एक लिंक पे एक बार ही काम करेंगे, लेकिन टाइम हाँ, मतलब जिस पे आपने अभी सर्वी.नेट रन किया हुआ। इसने ये 5901 पोर्ट यूज करा है, एक बार इस पोर्ट को यूज कर लेते हैं। 5901 पोर्ट है इसका, जो टीसीपी कम्युनिकेशन को फॉरवर्ड करेगा। अब आपको एल होस्ट में आप ये डाल देना,
आर होस्ट में आप, सॉरी, एल पोर्ट में आप ये डाल देना और फॉरवर्ड कर देना, जैसे आपको बताया था एनजी रॉक का ट्रैफिक को फॉरवर्ड करना। आर लोकल होस्ट, आपका ना ये नेट नहीं काम कर रहा, एक बार डिस्कनेक्ट करके कर लो। ठीक है, तो टी अगर आपको एनजी वो पेलोड्स के लिए करना है तो आप ये वाला पोर्ट यूज कर सकते हो 5901, जिसपे वो टीसीपी कनेक्शन को फॉरवर्ड करेगा। तो आपके मशीन पे आपको 3000 पोर्ट पे रन करना है वो, जैसे आप जब क्रिएट करोगे ना, लिसनर स्टार्ट करोगे तो वो लिसनर आप 3000 पे कर देना, अदरवाइज चेंज कर दो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब आप फाइल क्रिएट करोगे मेलिशियस फाइल, वहां पर पोर्ट नंबर ये होना चाहिए एल पोर्ट, और एल होस्ट ये होना चाहिए, ताकि इस पर्टिकुलर सर्वर पे कोई भी कनेक्शन आए वो आपके लोकल होस्ट 3000 को फॉरवर्ड कर दे। ठीक है। हम्म, लॉगिन थोड़ी हो रहा है आप कुछ भी डालो, मैं कुछ भी डाल रहा हूँ वो शो करेगा आपको। जरूरी नहीं ना कि आप हर बार अपना सही डिटेल डालो। तो हम चेक कर रहे हैं ना, आप कुछ भी डालो, एबीसीडी कुछ भी डालो, वो आ जाएगा आपके पास। आप अपना रियल तो वैसे भी नहीं डालोगे कि, उससे तो पता चल जाएगा ना क्या है। ठीक है, तो ये कमांड आप लोग डेफिनेटली सेव कर लो, ये सही कमांड है। इसके अलावा आप जेड रॉक ट्राई कर लेना, जेड रॉक, और क्या बताया था किसी ने, हाउंड वाला अलग से एक बार ट्राई कर लो, एनजी रॉक। हाउंड में अगर लोकल होस्ट का ऑप्शन हो तो हाउंड को भी फॉरवर्ड करा दो सर्वे डॉट नेट के थ्रू, अगर ऑप्शन हो तो, अदरवाइज तो देख लेना आप लोग। ठीक है, तो जितने भी मतलब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, पोर्ट फॉरवर्डिंग के लिए आप यूज कर सकते हो, टीसीपी के लिए भी दिखिए आपको, और भी चीजें आप इसको पढ़ लेना आराम से, बहुत अलग अलग चीजों के लिए आपको दिया हुआ है। तो आप यूज करो इसको जितना कर सकते हैं अलग अलग चीजों के लिए, ये सब ऐसे सच। हम्म, ये वाली, हाँ, तो इसमें क्या, हाँ, लोकल नेटवर्क के सर्विसेज को वैन पे ले जाने के लिए, पब्लिक नेटवर्क पे ले जाने के लिए आप ये काम कर रहे हो। इसका यूआरएल इस वाले का, टीसीपी का, टीसीपी में आपको यूआरएल नहीं मिलेगा ना, जब आप एचटीटीपी के लिए करोगे तब यूआरएल मिलेगा, जैसे ऊपर मिला था आपको, ये यूआरएल इसने आपको दिया था क्योंकि हम लोगों ने 80 पोर्ट पे फॉरवर्ड किया था, जो एचटीटीपी पोर्ट था। यहाँ पे आप करोगे तो यहाँ पे आपको, ये तो टीसीपी का है ना, तो आप बस एल होस्ट एल पोर्ट को फिल करने के लिए ये डेटा प्रोवाइड करोगे। एल होस्ट ये हो जाएगा, एल पोर्ट ये हो जाएगा, बस यहाँ पे कोई यूआरएल नहीं मिलेगा। यूआरएल मिलता तो फिर आपका टीसीपी कम्युनिकेशन काम नहीं करता, जो मेटास्प्रेड यूज करता है। ठीक है। टारगेट की आईपी नहीं डालते हैं आप लोग जैसे एमएसएफ वेनम की बात कर रहे हो ना, है ना। एमएसएफ वेनम आप जब बनाओगे, पेलोड क्रिएट करोगे, तो आपको बस ये चीज ध्यान रखना है। जैसे देखो यहाँ पे मैंने जब एनजी रॉक का आप लोगों को बताया था, तो एल होस्ट की जगह क्या रखा था मैंने, एनजी रॉक ने जो मुझे डोमेन नेम निकाल के दिया था, अभी सर्व्यू ने मुझे क्या दिया था, ये। तो आप यहाँ पे लिख दोगे सर्वे डॉट नेट, और एल पोर्ट की जगह क्या लिख दोगे, ये वाला पोर्ट नंबर 5901, ये दे दिया। इससे क्या होगा, आपका एक पेलोड बन के तैयार हो जाएगा। वो पेलोड आप जिसको भेजना है भेजो। अब उससे पहले आपको लिसनिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो लिसनिंग स्टार्ट करने के लिए आप मेटास्प्लोइट कंसोल ओपन करोगे, वहां पे जाके मैंने बोला था दो वैल्यूज आपको सेट करनी होती है, एल होस्ट और एल पोर्ट। वहां पे ये नहीं आएगा जो आपने यहाँ डाला है, वहां पे क्या आएगा, आपका लोकल होस्ट। आप एल होस्ट में क्या डालोगे, लोकल होस्ट, और एल पोर्ट में क्या डाल दोगे आप, 3000, ताकि उससे ये पता चले कि देखो कनेक्शन, जो विक्टिम सबसे पहले इंटरेक्ट किसके साथ करेगा, इसके साथ, और जो भी इसके साथ इंटरेक्ट करेगा उसका कनेक्शन वो आपके मशीन के साथ फॉरवर्ड कर देगा। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका। इसके अलावा आप यहाँ पे एलआईएस वगैरह भी देने का ऑप्शन दिया था उसने, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो, जैसे तो आपका दिया हुआ भी कुछ ये कंसिडर कर सकता है। आप भी जो भी देंगे ना यहाँ पे हेलो या कुछ भी, तो ये उस पर फॉरवर्ड करना स्टार्ट कर देगा कनेक्शन। ठीक है, तो जो भी वैल्यू आप यहाँ डालेंगे कोलन लगा के, वो उस पे, उसके पर्टिकुलर पोर्ट पे उसको फॉरवर्ड कर देगा। अब आपके ऊपर है आप कैसे यूज कर रहे हैं इस चीज को।
एक बार ट्राई करिएगा इसको आप लोग। बाकी कॉन्सेप्ट समझ आए आप लोगों को? कहीं पे भी कोई भी चीज़ फॉरवर्ड करनी हो आपको, अपनी वेबसाइट पब्लिकली एक्सेसिबल करानी हो, या मुझे जैसे मैं पाइथन सर्वर शेयर कर रहा था तो पाइथन सर्वर की डेटा मुझे किसी को भी शेयर करना है, उसके लिए हम लोग ये टेक्निक यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ आया आप लोगों को? तो ऐसी चीजें ना आप लोग एक्सप्लोर करते रहा करो, जब मैं बोलूँ तब नहीं करना है आपको। मैंने पोर्ट फॉरवर्डिंग के बारे में बताया, अब आप लोग एक्सप्लोर करो आज की डेट में क्या क्या नए नए सर्विसेज हैं जो आपको पोर्ट फॉरवर्डिंग करने में हेल्प करती है। फिशिंग के लिए भी चेक कर सकते हैं और कौन कौन से, जेड फिशर मैंने आपको बताया, और भी देखिए और कौन कौन से हैं। ठीक है, और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर कोई भी फिशिंग टूल लोकल होस्ट पे भी फॉरवर्डिंग करा रहा है, लोकल होस्ट पे भी रन कर रहा है, तो उसको आप ग्लोबल नेटवर्क पर लेके जा सकते हो इन टेक्निक्स की मदद से, पोर्ट फॉरवर्डिंग की कोई भी टेक्निक की मदद से। आप जो काम कर रहे हैं वो अभी यूज कर लो, आप जब नहीं करेंगे तो फिर नहीं कर पाओगे यूज। आप कह नहीं सकते ना कि कब तक काम करें। हो सकता है आज काम कर रहे हो, एक महीने बाद काम ही करना बंद कर जाए टेक्निक। ठीक है, तो चीजें पता होनी चाहिए कि हाँ और कौन कौन सी चीजें चल रही हैं क्या है, तो उससे उसके थ्रू आपको और इसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी आपको, तभी चीजें पता चलेंगी। समझ आ गया? लास्ट क्लास में मैं आपको जो फिशिंग से बचने के तरीके बता रहा था, क्या क्या बताया था मैंने? कुछ बताया था कि आप पहले तो सैंडबॉक्सिंग का यूज कर सकते हो, यूआरएल सैंडबॉक्स, उसके लिए मैंने वेबसाइट बताई थी browserlink.com। सेकंड टेक्निक बताया था कि अगर कोई शॉर्ट यूआरएल मिले आपको तो उसको आप एक्सपेंड करके देखो, उसके लिए भी वेबसाइट दी थी। तो आप कोई भी शॉर्ट यूआरएल उठाओ, उसको एक्सपेंड करके देखोगे तो वो एक्सपेंडेड फॉर्म में दिखा देगा। थर्ड, क्यूआर कोड अगर आपको कोई मिले तो क्यूआर कोड raptor.com पे जाके आप उसको, उस क्यूआर कोड के पीछे जो यूआरएल है उसको आप निकाल सकते हो। फिर उसको चेक करने के लिए आपको मैंने एक टेक्निक बताई थी, आप साइट कोलन करके गूगल सर्च इंजन पे इसको डाल दोगे, जो भी वेबसाइट आया है। डोमेन नेम आपको पता होना चाहिए, आपको पता है ये डोमेन नेम नहीं है, डोमेन नेम है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा आप डाल दोगे उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे। अब ये आपको बता देगा कि ये गूगल पे अवेलेबल है या नहीं है। अगर ये होगा, एक आधा पेज मिल रहा है इसका और उस पर कुछ स्पेसिफिक वेबसाइट है, क्योंकि देखो गूगल फिशिंग पेजेस को कभी भी इंडेक्स नहीं करता। ठीक है, तो आप कर सकते हो, आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हो। अगर नहीं मिल रहा है कोई भी उससे रिलेटेड कंटेंट तो आप ट्रस्ट मत करिए इस पे। ठीक है। ठीक है, इसके अलावा एट द रेट के बारे में बताया था, तो एट द रेट सिंबल आपको पता होना चाहिए कि एट द रेट अटैकर क्यों यूज करता है। ये लिंक अगर आपको इन फ्यूचर अभी कभी अगर पहले मिलता तो आप शायद क्लिक कर देते, बट अब आपको पता है कि नहीं क्लिक करना है क्योंकि ये मेलिशियस लिंक है। ठीक है, चलिए तो ये कुछ टेक्निक्स हो गई। इसके अलावा और क्या रह रहा है? फिशिंग, फिशिंग मेल्स में ना नॉर्मली क्या होता है कि अटैकर कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक्स करता है। जो फिशिंग मेल होती है उसमें अटैकर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करता है, आपको प्रॉपरली, जैसे होता है ना डियर, आपका नाम या डियर, हो सकता है कि वो लिखेगा, स्पेलिंग मिस्टेक कर सकता है, राइट? या फिर आपका नाम नहीं लिख रखा है, डियर कस्टमर या डियर क्लाइंट लिख रखा है। अगर कोई मेल आपकी तरफ आना है, जैसे बैंक से मेल आता है तो हमेशा आपके नाम से आता है कि डियर विशाल, डियर ये, इस तरीके से आता है, ऐसा नहीं आता कि डियर कस्टमर या डियर क्लाइंट। तो होता क्या है कि जब कोई मेल अगर आप 10 15 या 10,000 लोगों को एक साथ भेज रहे हो तो उसमें आप लिखोगे डियर कस्टमर, अगर आप हर किसी का नाम थोड़ी डालोगे वहाँ पे, आप तो डियर कस्टमर ही लिखोगे उस केस में, या डियर क्लाइंट लिखोगे। तो वो चीज भी बता सकती है कि शायद ये मेल बहुत लोगों के पास गया हो। आजकल तो आजकल क्या है फिशिंग के लिए, अब तो जो अटैकर्स हैं वो भी, उनको भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स की कोई चांसेस ही नहीं है, क्योंकि वो भी क्या कर रहे होंगे, एआई से डेटा जनरेट कर रहे होंगे, राइट? तो उस केस में आपको थोड़ा और ज्यादा सतर्क होना है कि अगर कोई भी लिंक है, अब लिंक अटैकर डायरेक्टली नहीं देगा आपको, वो लिंक इमेज के पीछे हाइड करके दे सकता है। इमेज पे जैसे ही आप क्लिक करोगे वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी, या वो डाउनलोड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। या फिर आपको हाइपर लिंक करके देगा, वो किसी टेक्स्ट के पीछे छुपा होगा। हाइपर लिंक में आपने देखा होगा ना, क्लिक हियर लिखा होता है, प्रेस हियर, लॉग इन हियर, या क्लिक ऑन दिस लिंक, इस तरीके से उस वर्ड के पीछे उसने लिंक हाइड करा हुआ। तो क्या करोगे आप इस केस में, कैसे वो लिंक निकालोगे बाहर? अगर किसी टेक्स्ट के पीछे लिंक हाइड है तो कैसे निकालते हैं उसको? टेक्स्ट के पीछे अगर कोई लिंक हाइड है तो कैसे निकालते हैं उसको? राइट क्लिक करके कॉपी करोगे ना उसको आप। उस लिंक, उस माउस, उस पर्टिकुलर वर्ड पे आप माउस लेके जाओ अपना, राइट क्लिक करना, और वो बोलेगा कि कॉपी यूआरएल। यूआरएल कॉपी लिंक या कॉपी यूआरएल करके आ रहा होगा, और उन यूआरएल्स को वेब ब्राउजर पे नहीं डालना है कि आपने वेब ब्राउजर पे डाल दिया, आप उसको डालो नोटपैड पे या कहीं पे, और फिर चेक करो कि ये एक
प्रॉपर एग्जीक्यूटेबल लिंक है या नहीं, क्योंकि उसको वर्ड पे भी पेस्ट करोगे तो वर्ड पे भी चांसेस होते हैं कि वो लिंक क्लिक हो जाए गलती से। इसलिए हमेशा कहाँ पे उसको आप डालिए, नोटपैड पे। नोटपैड पे आपके जो ये क्या आप उसको जो भी बोलते हो, मतलब फॉर्मेटिंग जो होती है ना, वो नहीं, फॉर्मेटिंग हट जाती है डेटा की। अगर आप वर्ड में डालोगे ना, वर्ड में वही डेटा वैसे ही मिलेगा। अगर आपने पूरा मेल कॉपी करके आप वर्ड में डाल दोगे तो वर्ड में भी वहां पे क्लिक हियर और क्लिक हियर ब्लू में दिख रहा होगा, क्योंकि उस पर क्लिक कर पाओगे आप। लेकिन नोटपैड पे क्या होता है कि वो सारी फॉर्मेटिंग हट जाती है, वो एडिटिंग जितनी भी की होती है ना उस डॉक्यूमेंट पे, वो हट जाती है। तो बेटर है कि आप उसको नोटपैड पे आके ओपन करिए और फिर लिंक को एनालाइज करिए, जैसे मैंने टेक्निक्स बताई थी। अगर शॉर्ट यूआरएल है तो उसको एक्सपेंड करके देखिए। अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में है तो चेक करिए उसमें कहीं एट द रेट तो नहीं है, मास्किंग तो नहीं कर रखी है। और अगर सब कुछ सही है तो उस डोमेन को जाके फाइनली एक बार चेक कर लीजिए कि वो डोमेन है या नहीं अवेलेबल गूगल पे कोई जैसे बड़े डेटाबेस के पास। इसके अलावा लास्ट टेक्निक जो मैंने आपको कल ही बता दी थी वो थी कि अटैकर्स डोमेन भी कैसे परचेस करते हैं जो बहुत सिमिलर होते हैं, बहुत ही ज्यादा सिमिलर, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो डोमेन एक्चुअल में क्या है। तो आपको वो डोमेन्स ध्यान से क्लिक करने हैं, क्योंकि वो जैसे वो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एम जहाँ पे भी लिखा हो सकता है, जैसे इंस्टाग्राम में एम है, अब एम की जगह मैं आर एन लगा सकता हूँ, तो हल्का सा ही डिफरेंस होगा। नोटपैड में आपको वो डिफरेंस अच्छे से दिख जाएगा। जैसे आप यहाँ देखिए, अभी एम लिखा हुआ है, ठीक है, और मैं अगर इसी की जगह नोटपैड पे अगर आप चेक करोगे तो वो डिफरेंस प्रॉपरली दिखेगा। यहाँ देखो अलग से दिख रहा है। बट यही चीज मैं अगर ब्राउजर पे कॉपी कर दूं तो आपको उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं दिखाई देगा। ब्राउजर पे बहुत पास में होंगे ये चीजें, लेकिन अगर आप नोटपैड पे चेक कर रहे हो तो ये चीज बहुत ज्यादा दूर होगी, क्योंकि नोटपैड क्या करता है, हर एक कैरेक्टर के लिए एक पूरा ब्लॉक लेता है। ये पूरा ब्लॉक एक कैरेक्टर के लिए लेता है। आप नोटपैड पे जब भी कंटेंट लिखते हैं ना तो वो एक कैरेक्टर के नीचे ही अगला कैरेक्टर लिखता है। एक एक वर्ड, एक एक अल्फाबेट के नीचे एक एक अल्फाबेट लिखा होगा यहाँ पे। तो अब आर को अलग पूरा स्पेस चाहिए, तो पूरा आप देखो आर ने एम की जगह घेर रखी है पूरी, तो यहाँ पे तो आपको प्रॉपरली दिख जाएगा, बट यही चीज आपको ब्राउजर पे नहीं दिखेगी। अब आर जैसा जो पतला कैरेक्टर है वो एम जितनी जगह तो ऑब्वियसली नहीं ले सकता ना, इसलिए आपको ब्राउजर पे उतना डिफरेंस ही मिलेगा, आपको लगेगा कि इंस्टाग्राम ही है ये, ठीक है। लेकिन जब आप नोट पैड पे चेक करोगे उसको तो वो प्रॉपरली पता चल जाएगा कि एक्चुअल में वो लिंक क्या है। तो ये छोटी मोटी देखो इन चीज़ों में टाइम लगता है चेक करने में, बट हाँ, वर्थ इट है। आप ट्राई करोगे, चेक करोगे, तभी आप प्रोटेक्ट होगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे आप अपने आप को प्रोटेक्ट। Okay. कुछ डाउट है किसी का? हम्म, सिर्फ लॉगिन, आपके पास के क्रेडेंशियल्स ही आएंगे। देखो आप ऐसा पेज बना सकते हो, आप लोग ऐसा पेज भी डिजाइन कर सकते हो, अगर आपको ये चीज पता है कि शायद जो विक्टिम है उसने लॉगिन करने के लिए ये टेक्निक यूज करी होगी कि वो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा रखा होगा। तो आप क्या करोगे, जैसे ही वो लॉगिन करे, अभी मैंने क्या किया था, जैसे मैं लॉगिन कर रहा था तो मैं कहाँ पे जा रहा था, instagram.com पे जा रहा था, राइट। तो आप फॉरवर्ड करोगे, जैसे वो यूजर ने पासवर्ड डाले आप उसको फॉरवर्ड करोगे, बट ऑब्वियसली उसके पास कोई ओटीपी आया ही नहीं, तो वो क्या डालेगा। अगर ओटीपी आया होता, एक्चुअल में तो उसने लॉगिन नहीं करा ना, अगर वो एक्चुअल में लॉगिन करता तो उसके पास ओटीपी आता, लेकिन उसने एक्चुअल में लॉगिन करा ही नहीं है, तो ओटीपी भी नहीं आएगा, राइट। तो ओटीपी वाला चीज वैसे तो नहीं है, बट आप उसको रिडायरेक्ट कर सकते हो ओटीपी वाले पेज में, लेकिन वो वेट ही करता रह जाएगा क्योंकि उसके पास एक्चुअल में कोई ओटीपी नहीं आया। और वो ओटीपी वाला जो पेज होगा वो भी हो सकता है कि आपने अपना फिशिंग पेज बनाया हो, ठीक है, जैसे अभी पेज का नाम है login.html, फिर आप उसको मूव कर सकते हो कि otp.html या टू फैक्टर 2fa.html, उस पेज पे आप ओटीपी मांग सकते हो उससे, लेकिन जब ओटीपी आया ही नहीं तो जनरेट वो डालेगा भी नहीं। ये भी कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छी टेक्निक है। जैसे ये कर सकते हैं कि पहले आपने उसके क्रेडेंशियल ले लिए, ठीक है, अब क्रेडेंशियल मिलने के बाद आपने उसको, जैसे वो लॉगिन पे क्लिक करेगा तुरंत वो otp.html वाले पेज पे रिडायरेक्ट हो जाए आपके ही सर्वर के। उसको लगेगा कि ठीक है मेरे पास ओटीपी आया। अब ओटीपी उसके पास अभी नहीं आएगा, आप ओटीपी खुद भेजोगे जब आपके पास उसके क्रेडेंशियल्स आ गए। तो आप फटाफट से जाओगे instagram.com पे, आप उसके एक्चुअल क्रेडेंशियल्स टाइप करोगे, यूजर नेम पासवर्ड, और फिर उसके बाद एक उसके पास एक ओटीपी जनरेट होकर पहुंचेगा। तो वो ओटीपी भी आपको दे सकता है वो, जैसे ही वो आपके पेज पे ओटीपी मांगेगा आप ओटीपी प्रोवाइड कर दे, वो जैसे ओटीपी प्रोवाइड करेगा वो आपके पास आ जाएगा। अब उसने क्योंकि एक्चुअल जगह नहीं डाला ओटीपी, तो ओटीपी यूज भी नहीं हुआ। जैसे ओटीपी क्या होता है कि कभी कभी कुछ ऐसे ओटीपीज होते हैं जो एक ही बार यूज होते हैं, बार बार उनको आप यूज नहीं कर पाते हैं, तो वो उसने एक्चुअल जगह नहीं डाला,
तो कुछ होगा भी नहीं, यूज ही नहीं हुआ, तो अटैकर उसको समय में यूज कर सकता है। ये भी कर सकते हो आप। तो जेड फिश, अगर थोड़ा प्रोग्रामिंग वगैरह आपको पता है, थोड़ा इंटरेस्ट है, तो जेड फिशर की कोड ओपन करके चेक करो। ये जो जेड फिशर डॉट एस एच है, इसके साथ जितनी भी स्क्रिप्ट आपको मिली है ना, ये अलग अलग स्क्रिप्ट है यहाँ पे। तो इसमें चेक करो, ऑथेंटिकेशन चेक करो, इसमें कहीं ना कहीं ये सारी चीज, जैसे जेड फिशर डॉट एस एच पे ही आके आप चेक करोगे ना इसको, कल रीड कर रहा था ना मैं, तो उसमें सारे वो लिख रहे थे कि वो कहाँ कहाँ लेके जा रहा है आपको। तो इस पूरे फाइल में प्रॉपरली उसे मेंशन कर रखा है कि वो क्या क्या करेगा, किस लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो कहाँ कहाँ आप जाओगे, कौन से यूआरएल पे आप जाने वाले हो। तो जो भी ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको डेटा वो दिखाएगा। अब आप यूआरएल चेंज कर दो, आपका ही तो, हाँ, आपके लोकल सिस्टम पे पड़ा हुआ है, तो आप जो भी चेंजेस करना चाहते हो कर सकते हो। तो आप देखो कि वो यूआरएल कहाँ पे है, जहाँ पे वो instagram.com के लॉगिन पेज पे लेके जा रहा है जब रीडायरेक्ट कर रहा है। उस यूआरएल को चेंज करके आप कुछ और यूआरएल डाल दो वहाँ पे। तो है सब कुछ इसी कोड के अंदर कहीं ना कहीं लिखा है। अब आपको वो ढूंढना है कि उस कोड में कहाँ लिखा हुआ है वो सारी चीजें, ठीक है, क्योंकि ये सारी फाइल्स जो आपने भी डाउनलोड करी थी जेड फिशर के वेबसाइट से, वो सब कुछ सारे कोड यही कहीं ना कहीं लिखे हुए हैं। अब वो कहाँ लिखे हैं वो आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे तो सारा स्टार्ट वाला प्रोसेस दे रखा है, स्टार्ट लोकल होस्ट हो गया, मास्क वाला पूछ लिया, यूआरएल शॉर्टनर दे दिया। अब यहाँ पे दिखा रहा है आपको फेसबुक के लिए ये चार ऑप्शन थे आपके पास। अगर आप ये कुछ करोगे तो ऐसे कुछ वेबसाइट्स आपके सामने ओपन होके आ जाएंगी। उसने पहले से पेजेस बना रखे हैं कि अगर यूजर ये वाला चूज करता है तो उसको ये वेब पेज प्रोवाइड करना है। गूगल के भी ऑप्शन यहाँ पे आपको दे रखे हैं कि ये सारे वेब पेजेस आपको वो प्रोवाइड करेगा। और देखिए इसमें और क्या दे रखा है, ओरिजिनल यूआरएल नहीं, नहीं है इसमें। इसमें यही सारे ऑप्शन है। इसको चेक कर सकते हो, मतलब इनमें से कहीं ना कहीं कोई स्क्रिप्ट होगी जिसमें ये सारे कोड लिखे होंगे कि कौन सा यूजर जब किस ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहा है तो वो किस वेबसाइट पे रिडायरेक्ट होगा। तो वो कोड चेंज चेक करके आप उसको मॉडिफाई कर दीजिए। मॉडिफाई करने के बाद आप जिस वेबसाइट पे पहुंचाना चाहोगे उसको, वो पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से चीजें की जाती हैं जब आप फिशिंग करते हैं। सोशल इंजीनियरिंग यही होती है कि आप विक्टिम को कैसे, मतलब वल्नरेबल बना रहे हो, उसको कैसे आप पागल बना रहे हो, आपके दिए हुए लिंक पे वो क्यों क्लिक करे। तो आपको उसको मास्किंग यूज करनी है, क्यूआर कोड यूज करना है, आपको लिंक शॉर्टनर यूज करना है, ताकि वो उन चीजों पे इंटरेक्ट करे आपके दिए हुए कंटेंट के साथ। समझ आ गया सभी को यहाँ तक? अब आप लोग ये सारी चीजें ट्राई करके देखिएगा। चलिए, तो इस मॉड्यूल के अंदर और कुछ नहीं है, यही सारी चीजें थी, खासकर फिशिंग के ऊपर ही प्रैक्टिकल्स थे हमारे, तो आप लोगों ने भी परफॉर्म करके आज देख लिया अच्छे से। पोर्ट फॉरवर्डिंग इंपॉर्टेंट है, लोकल नेटवर्क पे तो आप कर ही सकते हो, पोर्ट फॉरवर्डिंग जो है वो इंपॉर्टेंट है। आप कब तक काम कर रही है पोर्ट फॉरवर्डिंग, तब तक आप इसको यूज करिए।